पीएम मोदी आज आर्थिक सुधारों पर करेंगे चर्चा। बजट से पहले दिग्गजों की राय, विकसित भारत के रोड मैप पर नजर। नीट यूजी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जवाब दाखिल करने को कहा था। मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामलों में होगी सुनवाई। जमानत की मांग करने वाली एक पुरानी याचिका पर भी सुनवाई। यूपी SSSC के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने दिया इस्तीफा। प्रवीर ने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। प्रवीर कुमार वर्ष 1982 बैच के हैं IAS अधिकारी। प्रदेश में आकाशीय बिजली ने बरपाया कहर। 41 से अधिक लोगों की मौत। आकाशीय बिजली गिरने से कई लोग झुलसे। 17 राज्यों में 3-4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। असम के 26 जिलों में फसल मवेशी पर संकट। लाखों लोग प्रभावित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर, जहां मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामलों में होगी सुनवाई। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामलों में होगी सुनवाई। जमानत की मांग करने वाली एक पुरानी याचिका पर होगी सुनवाई। पुरानी याचिका को फिर से चालू करने की मांग की गई थी। तो मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामलों में होगी सुनवाई। जमानत की मांग करने वाली एक पुरानी याचिका पर सुनवाई। पुरानी याचिका को फिर से चालू करने की मांग की गई थी। तो मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई आज। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामलों में होगी सुनवाई। जमानत की मांग करने वाली एक पुरानी याचिका पर भी होगी सुनवाई। पुरानी याचिका को फिर से चालू करने की मांग की गई थी। तो मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। तो याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जमानत की मांग करने वाली एक पुरानी याचिका पर होगी सुनवाई। तो मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई आज। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामलों में होगी सुनवाई। जमानत की मांग करने वाली एक पुरानी याचिका पर होगी सुनवाई। तो मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई आज। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामलों में सुनवाई होगी। जमानत की मांग करने वाली एक पुरानी याचिका पर होगी सुनवाई। तो मनीष सिसोदिया के मामले में सुनवाई होगी आज। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। तो मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई होगी आज। वहीं नीट यूजी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। नीट यूजी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जवाब दाखिल करने को कहा था। केंद्र और एनटीए ने अपने जवाब दाखिल कर दिए हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जवाब दाखिल करने को कहा था। केंद्र और एनटीए ने अपने जवाब दाखिल कर दिए हैं। सीबीआई को अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। तो नीट यूजी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जवाब दाखिल करने को कहा था। केंद्र और एनटीए ने अपने जवाब दाखिल कर दिए हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जवाब दाखिल करने को कहा था। केंद्र और एनटीए ने अपने जवाब दाखिल कर दिए हैं। सीबीआई को अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। नीट यूजी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जवाब दाखिल करने को कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले में जवाब दाखिल करने को कहा गया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच मामले पर सुनवाई करेगी, जहां पर केंद्र और एनटीए ने अपने जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिए हैं।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जवाब दाखिल करने को कहा था। केंद्र और एनटीए ने अपने जवाब दाखिल कर दिए हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। और यहां हम चर्चा करेंगे आसमान से बरसी मौत, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब चर्चा करेंगे आसमान से बरसी मौत पर। खबर आपको प्रतापगढ़ से बताते हैं, जहां पर आकाशीय बिजली का तांडव देखने को मिला। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत भी हो गई है। तो आकाशीय बिजली की चपेट में आने से प्रतापगढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई है, जहां पर मनिकपुर कंधई में 3 लोगों की मौत हुई। फतनपुर जेठवारा में 1 लोगों की मौत हुई। अंतू और संग्रामगढ़ थाने में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। मनिकपुर थाना इलाके में अधिवक्ता समेत 3 की मौत का मामला है। कंधई थाने में दंपत्ति समेत 3 की मौत हुई है। तो आकाशीय बिजली गिरने से यह हादसा हुआ है। आकाशीय बिजली से 11 मौतें प्रतापगढ़ में हुई हैं। तो प्रतापगढ़ में आकाशीय बिजली का तांडव देखने को मिल रहा है, जहां पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मनिकपुर में 3 लोगों की मौत हुई है। अंतु संग्रामगढ़ थाने में 1 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। आकाशीय बिजली से 11 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, जहां पर अधिवक्ता समेत 3 की मौत। कंधाई थाने में दंपत्ति समेत 3 की मौत हुई है। बारिश में आकाशीय बिजली गिरने से यह हादसा हुआ है। तो प्रतापगढ़ में आकाशीय बिजली का तांडव। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 11 लोगों की हुई मौत। मनिकपुर कंधाई में 3, फतनपुर जेठवारा में 1 लोगों की हुई है मौत। अंतु में 1 और संग्रामगढ़ थाने में भी 1 व्यक्ति की मौत की बात सामने आ रही है। तो लगातार हो रही बारिश से आकाशीय बिजली भी कहर बरपा रही है। मनिकपुर थाने में अधिवक्ता समेत 3 की मौत हुई है। कंधाई थाने में भी दंपत्ति समेत 3 की मौत की बात सामने आ रही है। जिस तरीके से मानसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है, देखा जाए तो लगातार बारिश हो रही है और इस दौरान आकाशीय बिजली भी अपना कहर लोगों पर बरसाती हुई नजर आ रही है। प्रतापगढ़ की बात करें तो अब तक आकाशीय बिजली से 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और इसके अलावा लगातार आकाशीय बिजली से हुई मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। तो आकाशीय बिजली लगातार अपना कहर बरपा रही है, जहां पर बारिश में आकाशीय बिजली गिरने से हुआ हादसा। प्रतापगढ़ में भी आकाशीय बिजली का तांडव देखने को मिला। तो वहीं बात अगर हम चंदौली की करते हैं, तो चंदौली में भी आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिल रहा है। 5 लोगों की हुई है मौत, वहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज भी किया जा रहा है। बता दें कि मुगलसराय थाना क्षेत्र के भिसौड़ी में 1 व्यक्ति की आकाशीय बिजली से मौत हुई है। कुंडाकला गांव में भी 1 व्यक्ति की आकाशीय बिजली से हुई है मौत। अलीनगर के बरुईपुर गांव में भैंस चराते वक्त 2 लोगों की मौत हुई है। कंदवा थाना क्षेत्र कोदई गांव निवासी मुनीब बिंद की भी मौत हुई है। चंदौली के एडीएम अभय कुमार पांडे ने मौतों की पुष्टि की है, जहां पर 5 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। तो वहीं कई लोग आकाशीय बिजली से झुलसे भी हैं। मुगलसराय थाना क्षेत्र के भिसौड़ी में 1 व्यक्ति की आकाशीय बिजली से हुई मौत। कुंडाकला गांव में भी 1 व्यक्ति की मौत। अलीनगर के बरुईपुर गांव में भैंस चराते समय 2 लोगों की मौत हुई है। चंदौली में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिल रहा है। 5 की हुई है मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग झुलसे। जिला अस्पताल में चल रहा है घायलों का इलाज। मुगलसराय थाना क्षेत्र के भिसौड़ी में 1 व्यक्ति की हुई है मौत। कुंडाकला गांव में भी 1 व्यक्ति की मौत की बात सामने आ रही है।
और वही आपको बता दें कि बाढ़ से हालात बिगड़ने से 15 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। बाढ़ से हालात बिगड़ने से 15 लोगों की हुई है मौत। लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा 4 लोगों की गई है जान। यूपी में लगातार बारिश से बिगड़ गए हैं हालात। बांधों से पानी छोड़े जाने पर बाढ़ जैसे हालात रिहायशी इलाकों में देखने को मिल रहा है। लखीमपुर खीरी, बदायूं, बहराइच, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर में भी बाढ़ देखने को मिल रही है। बहराइच में 3, सीतापुर में भी, बरेली में 1 और श्रावस्ती में भी 1-1 लोगों की मौत हुई है। तो बाढ़ से हालात बिगड़ने से 15 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, जहां पर लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा 4 लोगों की जानें गई हैं। यूपी में लगातार बारिश से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं देखा जाए तो बांधों से भी पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं। लखीमपुर, बदायूं, बहराइच भी प्रभावित है। अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, मिल्कीपुर भी बाढ़ से प्रभावित है। बहराइच में 3, सीतापुर में 1, पीलीभीत में भी 1-1 लोगों की मौत हुई है। श्रावस्ती में भी 1 और बरेली में भी 1 लोगों की मौत हुई है। तो लगातार हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ जैसे हालात रिहायशी इलाकों में देखे जा रहे हैं। हालांकि यूपी सरकार की ओर से बाढ़ से निपटने से पहले ही निर्देश दे दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि बाढ़ जैसी स्थिति होने से पहले ही तमाम तरह की तैयारियां कर ले, जगह जगह पर जाकर के निरीक्षण कर ले, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन उसके बावजूद जैसे जैसे मानसून सीजन करीब आता गया, लगातार बांधों से पानी छोड़ा जाना शुरू हुआ। हर एक इलाके में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। इस दौरान करीब 15 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है और सबसे ज्यादा मौतें लखीमपुर खीरी में हैं। तो यूपी में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। वहीं बांधों से भी पानी छोड़े जाने पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लखीमपुर खीरी, बदायूं, बहराइच, श्रावस्ती बाढ़ से प्रभावित है। अंबेडकर नगर, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, बाराबंकी भी प्रभावित है। पीलीभीत और बदायूं में भी 1-1 की मौत हो चुकी है, जबकि श्रावस्ती और बरेली में भी मौत हो गई है। और लगातार बाढ़ से लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बांधों से भी पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। रायबरेली से संवाददाता केशवानंद, लखनऊ से संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय, सीतापुर से अबरार अली और साथ ही सिद्धार्थनगर से पुरुषोत्तम दुबे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजधानी लखनऊ का रुख करते हैं। कौशलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि बाढ़ आने से पहले ही मुख्यमंत्री की ओर से तमाम तरह के जो निर्देश हैं वो अधिकारियों को दिए गए थे। हालांकि स्थिति एकदम उलट है। अभी तक बाढ़ से करीब 15 लोगों की जो जानें हैं पूरे उत्तर प्रदेश में वो जा चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जब नदियों का जल स्तर बढ़ता है, खतरे के ऊपर जाता है, तो बाढ़ की भीषिका जो है अपने जो आसपास के जो इलाके हैं उनको चपेट में ले लेती है जी। लेकिन एक दर्दनाक हादसा जो 15 लोगों की जान चली गई है वो एक बहुत दुखद घटना है। और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को दिशा निर्देश पहले ही दे दिए थे कि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पहले ही मानक तय कर लिए जाएं। जो नदी के किनारे बसे लोगों का उनको विस्थापित किया जाए, दूसरी जगहों, सुरक्षित जगहों के लिए उनको पहुंचाया जाए और उनके लिए पूरी व्यवस्था की जाए। लेकिन जो स्थितियां हैं, अचानक से जो इतने जिलों में बाढ़, अचानक से नदियों का जल स्तर जब बढ़ा है, अचानक से उसमें देखिए, चाहे वो घाघरा नदी, सरयू नदी हो, उसके बाद जो है चाहे बूढ़ी राप्ती हो और तमाम जो नदियां जो छोटी बड़ी हैं, जब अचानक बाढ़ का पानी आता है, जो आसपास बसे गांव हैं वहाँ की स्थिति बहुत खराब होती है। बाढ़ जब विभीषिका जो है अपने आगोश में सभी जो है घरों को तमाम जो है चीज़ें हैं उस चपेट में आ जाती हैं। इसमें लोगों की जो जान गई है उसको लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश भी दिया है, सभी को तत्काल जो है रिलीफ किया जाए, कि उन पर परिवार को जो है मदद की जाए। और वहीं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब फील्ड में उतरे हैं, लोगों से मुलाकात किए हैं, जो लोग छतों थे उनसे संवाद किए हैं, जहाँ पे जो है बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया गया उसका निरीक्षण भी किया है। उसके बाद देखिए कि हवाई यात्रा के साथ पहुँच के जो है खुद नाव से पहुँच के लोगों के पास जो है मिल रहे हैं, राहत सामग्री दे रहे हैं। तो ये अपने आप में जो है खुद ही एक चैलेंजिंग मामला है। लेकिन जो अफसर हैं, जो तमाम विभागीय जो वहाँ पे अधिकारी हैं,
उनकी स्थिति को भी ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह जानते हैं, जबकि दिशा निर्देश पहले से ही दे दिया गया था कि जो है बाढ़ से बचने के लिए पहले ही सुरक्षित जगहों पे लोगों को पहुंचा दिया जाए, जिससे न जान माल के जो है खतरा हो, न किसी को जो है कोई परेशानी हो। और जो मुआवजा है, जैसे फसल जो नुकसान है उसका मुआवजे के लिए भी उन्होंने तत्काल कहा था कि इनके जल्द से जल्द मुआवजा मिल जाए, और जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं उनको मुआवजे के लिए 24 घंटे के अंदर प्रावधान भी उन्होंने किया, 24 घंटे के अंदर उनको जो है मुआवजा दिया जाए। लेकिन अब बाढ़ की स्थिति जो बढ़ी अचानक से, जो है अभी एक हर घंटे में जो है जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है नदियों का जो है, तो कहीं न कहीं आसपास के बसे जो गांव हैं, जो लोग हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे जो भी, कई ऐसे जिला मुख्यालयों जहां पे जो है जिला अधिकारी कार्यालय वहां तक पानी पहुंच गया है, तो ये अपने आप में भी एक चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर और देखा जाए तो जिस तरीके से पहले से ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, कहीं ना कहीं कमियां जो हैं वो भी प्रशासन की तैयारियों में देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और हम आपको बता दें कि हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं जिनका हम रुख करेंगे। रायबरेली से हमारे संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़े हुए हैं। केशवानंद, अगर रायबरेली की बात करें तो फिलहाल वहां की स्थिति कैसे देखने को मिल रही है? जिस तरीके से बाढ़ की जानकारी मिल रही है कि कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ आ गई है, लोगों को परेशानी हो रही है, क्या वहां पर राहत बचाव कार्य चल रहा है? वहाँ पे बाकायदा उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं की जाए, कहीं अलग रहने की भी व्यवस्थाएं की जाए। लेकिन रायबरेली में देखा जा रहा है कि लगातार जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही के चलते जो है स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना। आपको बता दें, डलमोर तहसील क्षेत्र के जो गंगा नदी है वहाँ पे जो गंगा का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते आधा दर्जन जो गांव हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं लेकिन अभी देखा गया रायबरेली के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं मौके पर नहीं पहुंचे हैं और बाढ़ से बचाव को लेकर के किसी भी प्रकार के यहाँ पे कागजी कोरम नहीं किया गया। जो भी कार्य हो रहा है वो इसी रूम में बैठ करके पूरा कागजी कोरम निपाटा जा रहा है। लेकिन ग्राउंड जीरो पे पहुंच के जो हालात हैं वो अभी रायबरेली के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं देखे। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जरूर ग्राउंड जीरो पर उतर करके लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन रायबरेली के जो अधिकारी हैं उनके अभी कानों में जू नहीं गूंज रही है। वो अभी अपने ही कार्यालय में बैठ के सभी कागजी कोरम पूरा कर रहे हैं, लेकिन वहीं ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। दलमऊ तहसील के तकरीबन आधा दर्जन ऐसे गाँव हैं जहाँ लगातार मानसून आने के बाद बाढ़ जैसी स्थितियां बन जाती है, जिसके चलते उनका रहन सहन की काफी दिक्कतें होती हैं। लेकिन अभी ग्राउंड जीरो पे अधिकारी नहीं उतरे हैं, जिसके चलते उन लोगों में भी अभी भी भयावह स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, और साथ ही हमारे साथ सिद्धार्थनगर से संवाददाता पुरुषोत्तम दुबे भी जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, आपसे जानना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर की अगर बात करें तो फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है बाढ़ को लेकर? आने जाना बंद हो गए हैं। ग्राउंड जीरो पर के न्यूज की टीम लगातार बनी हुई है। हम लोगों से बात नहीं जो वो बांध का निर्माण करते तो शायद ये बाढ़ की स्थिति नहीं आती। लगातार के न्यूज की टीम ग्राउंड पर पीड़ित परिवार जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पहुंच रही है और उनसे उनके जो है दुखों को पूछ रही है। उनका साफ तौर पर प्रशासन पे आरोप है, प्रशासन के द्वारा उनकी कोई भी देखरेख, उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। जी अवंतिका। बिल्कुल, और हमारे साथ सीतापुर से संवाददाता अबरार अली जुड़े हुए हैं। अबरार, आपसे जानना चाहेंगे कि सीतापुर की बात करें तो फिलहाल वहां पर बाढ़ को लेकर क्या स्थिति है? क्या वहां पर जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको राहत सामग्री दी जा रही है, उनका बचाव कार्य किया जा रहा है? जी, अगर सीतापुर की बात की जाए तो यहाँ पर दो तहसीलें हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जहाँ पर लहरपुर व जो बिस्मा तहसील है। यहाँ पर लगातार घाघरा और शारदा और सरयू तीनों नदियां का मिलाप होता है, जिसके चलते यहाँ पर सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित लोग होते हैं। अगर बात की जाए तो 3 दर्जन से अधिक गांव यहाँ बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और डूब गए हैं। ऐसे में लोगों को साफ तौर पर कहना है कि उन्हें जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। जबकि यहाँ पर कल मंत्री भी पहुंचे और उन्होंने जाकर देखा है, लेकिन जो कुछ क्षेत्रों में जाते हैं वहीं पर उनको मदद मिल पाती है। इनके अलावा जो अन्य दूर दूर गाँव बचे हैं वहां पर लोगों तक मदद नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे में बाढ़ के हालात काफी बद से बदतर हो चुके हैं और जिला प्रशासन द्वारा जो मुहैया कराया जा रहा है, जो साधन मुहैया कराया जा रहा है, वो उसके मुंह में जीरा ही साबित हो रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि जो गरीब है, गांव के दूर के रहने वाले लोग हैं, उनके लिए काफी संकट आ गया है कि उनके आगे रोजी रोटी का संकट आ गया है। अब उनके लिए जो रोज कमाने वाले हैं उनके लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उनकी फसलें जो थी वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं और डूब गई हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर कटान सबसे अधिक हो रहा है, तो लोगों के गांव और मकान उसी में डूबते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से सीतापुर के हालात बने हुए हैं। जी बिल्कुल। और वहीं देखा जाए अबरार, तो जिस तरीके से लगातार परेशानियां हो रही हैं इस दौरान देखा जाए तो रोडों पर जो गड्ढे होते हैं, बाढ़ आ जाती है तो वो गड्ढे दिखते नहीं हैं और जब लोग चल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें गिरकर चोटिल भी होते हैं। तो क्या इसको लेकर के अभी तक प्रशासन ने कोई सुध ली है और किसी प्रकार की आमजन को परेशानी ना हो, अभी तक ऐसा कुछ कार्य किया गया हो प्रशासन की ओर से? ये प्रशासन की तरफ से ऐसे जैसे रोडें हैं, बहुत सारी रोडें हैं जो गांव क्षेत्र की हैं, वो पूरी तरीके से कट चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर जो है रोक लगा दी गई है। लेकिन अब गांव वालों का जब एक ही रास्ता होगा तो किधर से जाएंगे? तो कहीं ना कहीं वो नाव का सहारा ले रहे हैं क्योंकि रोड पर पानी चल रहा है। तो ऐसे में वो रोड भी नहीं बन पा रही है, तो के सहारे ही गाँव वाले अपने गाँव तक पहुंच पा रहे हैं। जी बिल्कुल। और केशवानंद, आपका दोबारा से रुख करेंगे। देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी रायबरेली पहुंचे थे और जब से वो सांसद बने हैं राहुल गांधी रायबरेली से, तब तक देखा जाए तो वो काफी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या वो पहुंचे, उन्होंने क्या जायजा लिया बाढ़ प्रभावित इलाकों का? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी सांसद बनने के बाद पहली बार रायबरेली पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने भवन गेस्ट हाउस में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उसके बाद वो शहीद स्मारक गए और एम्स का उन्होंने निरीक्षण किया। लेकिन अभी रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली में अभी बाढ़ जैसे हालात नहीं बन पाए हैं, लेकिन जो नदी का जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। उस ओर सांसद राहुल गांधी तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपने लोगों से जरूर उन लोगों की हालचाल जाना है, क्योंकि यहाँ पे अगर जिस प्रकार हालात है अगर ऐसे ही रहे तो जो अगर आपको बता दें तो बाढ़ जैसे हालात देखने को जरूर मिल सकते हैं। लेकिन अभी बाढ़ क्षेत्र में जो गांव है वो नहीं आया है, तो राहुल गांधी वहां पे मौके पर नहीं गए क्योंकि उनको कई जगह निरीक्षण करना था, औचक निरीक्षण में जाना था। लेकिन उन्हें जहाँ फुर्सतगंज एयरपोर्ट पे उतरना था तो अचानक किसी कारणों से उनका जो हेलीकॉप्टर था वो फुर्सतगंज एयरपोर्ट पे ना उतर करके लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरा था। इसके बाद उनके जो समय थे उनमें काफी परिवर्तन देखने को मिला। तो कार्यक्रम बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पे कुछ दिक्कतें आ गई थी जिस वजह से समय को लेकर के दिक्कत हुई। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार मॉनसून सीजन एक्टिव नजर आ रहा है, लगातार बारिश हो रही है, इससे बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। वहीं बांधों से भी पानी छोड़ा जा रहा है जिससे कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ आ गई है। और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर से खबर आपको बताएंगे जहां पर कैलाश मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली। कानपुर के कैलाश मंदिर में गिरी आकाशीय बिजली। बिजली गिरने से जानमाल की हानि नहीं हुई है। फिलहाल कानपुर के शिवाला में स्थित है प्राचीन कैलाश मंदिर। तो कानपुर के कैलाश मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली। बिजली गिरने से मंदिर का अंदरूनी हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। फिलहाल बिजली गिरने से जानमाल के नुकसान नहीं हुआ है और शिवाला में स्थित है प्राचीन कैलाश मंदिर। तो खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं जहां पर कानपुर के कैलाश मंदिर में गिरी है आकाशीय बिजली। बिजली गिरने से मंदिर का अंदरूनी हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। आकाशीय बिजली गिरने से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है और कानपुर के शिवाला में स्थित है प्राचीन कैलाश मंदिर। तो लगातार बारिश के बाद आकाशीय बिजली जो है वो अपना कहर बरपा रही है। इसी को देखते हुए कानपुर के शिवाला स्थित कैलाश मंदिर में भी आकाशीय बिजली गिरी है। हालांकि इससे जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मंदिर का अंदरूनी हिस्सा जरूर क्षतिग्रस्त हो गया है। और यहाँ रुकेंगे, एक और छोटी सी ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको बांदा से बताते हैं जहां पर बिजली कटौती से परेशान किसानों का फूटा गुस्सा। पर्याप्त बिजली न मिलने से पानी को तरसे किसान। धान की रोपाई में पानी की पड़ती है भारी जरूरत। शिकायत पर भी कुंभकर्णी नींद में सो रहा बिजली विभाग। बिजली घर पहुंचकर घंटों तक नारेबाजी भी किसानों ने की। पर्याप्त आपूर्ति और ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की मांग की है। अधिकारियों से शिकायत पर भी नहीं हुआ सुधार। सुधार न होने से नाराज किसानों ने दी है चेतावनी।
समाधान न होने पर सड़क पर उतरने की भी दी है चेतावनी। बिजली व्यवस्था फेल, गांव सहित शहर के भी बुरे हाल। खबरबांदा से बिजली कटौती से परेशान किसानों का फूटा गुस्सा। किसानों ने बिजली घर बबेरू का किया घेराव। नाराज किसानों ने पावर हाउस को कराया बंद। पर्याप्त बिजली न मिलने से पानी को तरसे किसान। धान की रोपाई में पानी की पड़ती है भारी जरूरत। शिकायत पर भी कुंभकर्णी नींद में सो रहा बिजली विभाग। बिजली घर पहुंचकर घंटों तक नारेबाजी करते रहे किसान। पर्याप्त आपूर्ति और ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की भी मांग की गई है। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से भी शिकायत की गई, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। सुधार न होने से नाराज किसानों ने दी है चेतावनी। जहां समाधान न होने पर सड़क पर उतरने की किसानों ने चेतावनी दी है। बिजली व्यवस्था फेल, गांव सहित शहर के भी बुरे हाल। तो वहीं आपको बता दें कि यूपी SSSC के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने दिया इस्तीफा। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। आयोग के वरिष्ठ सदस्य ON सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष बने। प्रवीर ने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। प्रवीर ने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। प्रवीर कुमार का कार्यकाल इस साल दिसंबर तक था। प्रवीर कुमार वर्ष 1982 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं। 2019 में यूपी SSSC के अध्यक्ष बनाए गए थे प्रवीर कुमार। तो यूपी SSSC के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने दिया इस्तीफा। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। आयोग के वरिष्ठ सदस्य ON सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष बने। प्रवीर ने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। प्रवीर कुमार का कार्यकाल इस साल दिसंबर तक था। प्रवीर कुमार वर्ष 1982 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं। 2019 में यूपी SSSC के अध्यक्ष बनाए गए थे प्रवीर कुमार। तो यूपी SSSC के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने दिया इस्तीफा। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। आयोग के वरिष्ठ सदस्य ON सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष बने। प्रवीर ने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। विद्युत विभाग में अभियंताओं का पावर बढ़ा। 25 किलोवाट तक कनेक्शन अब SDO दे सकेंगे। 25 किलोवाट तक कनेक्शन अब SDO दे सकेंगे। पहले इन्हें 10 kV तक कनेक्शन देने का पावर था। XEN SE 25 kV तक सभी तरह के कनेक्शन दे सकेंगे। 25 kV तक सभी तरह के कनेक्शन दे सकेंगे। जेम पोर्टल पर कनेक्शन पर 50 तक खरीदारी भी कर पाएंगे। XEN 2 लाख तक की खरीदारी जेम पोर्टल पर कर सकेंगे। लंबे समय से अभियंता संघ अधिकार बढ़ाने की कर रहा था मांग। तो विद्युत विभाग में अभियंताओं का बढ़ा पावर। 25 किलोवाट तक कनेक्शन अब SDO दे सकेंगे। पहले इन्हें 10 kV तक कनेक्शन देने का पावर था। XEN SE 25 kV तक सभी तरह के कनेक्शन दे सकेंगे। XEN SE 25 kV तक सभी तरह के कनेक्शन दे सकेंगे। जेम पोर्टल पर कोटेशन पर 50 तक की खरीदारी भी कर पाएंगे। XEN 2 लाख तक की खरीदारी जेम कर सकेंगे। लंबे समय से अभियंता संघ अधिकार बढ़ाने की कर रहा था मांग। तो विद्युत विभाग में अभियंताओं का बढ़ा पावर। 25 किलोवाट तक कनेक्शन अब SDO दे सकेंगे। पहले इन्हें 10 kV तक कनेक्शन देने का ही पावर था। XEN SE 25 kV तक सभी तरह के कनेक्शन दे सकेंगे। जैम पोर्टल पर कोटेशन पर 50 तक पाएंगे। XEN 2 लाख तक की खरीदारी जेम पोर्टल पर कर सकेंगे। लंबे समय से अभियंता संघ अधिकार बढ़ाने की कर रहा था मांग। तो विद्युत विभाग में अभियंताओं का बढ़ता पावर। 25 किलोवाट तक कनेक्शन अब SDO दे सकेंगे। पहले इन्हें 10 kV तक कनेक्शन देने का ही पावर था। XEN SE 25 kV तक सभी तरह के कनेक्शन दे सकेंगे।
इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। खबर लखनऊ से आपको बताएंगे, जहां पर यूपी SSSC के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने दिया इस्तीफा। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। आयोग के वरिष्ठ सदस्य ON सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष बने। प्रवीर ने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। प्रवीर कुमार का कार्यकाल इस साल दिसंबर तक था। प्रवीर कुमार वर्ष 1982 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं। 2019 में यूपी SSSC के अध्यक्ष बनाए गए थे प्रवीर कुमार। तो यूपी SSSC के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने दिया है इस्तीफा। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद से दिया है इस्तीफा। आयोग के वरिष्ठ सदस्य ON सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष बने। प्रवीर ने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। तो इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, यूपी SSSC के जो अध्यक्ष हैं प्रवीर कुमार, उनके इस्तीफे की बात सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? देखिए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर उन्होंने इस्तीफा का अनुरोध किया है। उसके बाद शासन ने उन्हें इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। इसके साथ नए अध्यक्ष का चयन की प्रक्रिया भी तेजी में लाने के लिए विचार विमर्श कर रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अगर हम बात करते हैं तो समूह का और विभाग के पदों पर भर्ती का काम करता है और प्रवीण कुमार वर्ष 1982 बैच के IPS अधिकारी हैं और राज्य सरकार में 2019 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बने थे। जिसके बाद से अब उनके कार्यकाल की बात करते हैं तो अभी कार्यकाल दिसंबर 2024 तक है, यानी कि 4-5 महीने का कार्यकाल उनका बचा हुआ था। लेकिन अब उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हवाला दिया है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे कार्य मुक्त किया जाए। उसको लेकर के उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये चिट्ठी लिखी है। इसके बाद से उन्हें जो है इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और इसके साथ ही साथ में नए अध्यक्ष का चयन प्रक्रिया वो तेजी में आ गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यूपी SSSC के अध्यक्ष पद से प्रवीर कुमार ने इस्तीफा दिया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए ये इस्तीफा मुख्यमंत्री को उन्होंने दिया है, जिसके बाद उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। और आपको बता दें कि अब नए अध्यक्ष की खोज जो है वो की जा रही है। तो वही खबर कासगंज से, जहां पर जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट में चले लाठी डंडे, 4 लोग हुए घायल। एक युवक पर ट्रैक्टर चढ़ाकर की गई हत्या। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए कराया भर्ती। तो पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव बरौदा की पूरी घटना। खबर कासगंज से, जहां पर जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट में चले लाठी डंडे, 4 लोग हुए घायल। एक युवक पर ट्रैक्टर चढ़ाकर की गई हत्या। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए कराया भर्ती। एक युवक पर ट्रैक्टर चढ़ाकर की गई हत्या। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा। जमीन के मामले में सब कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कागज रखते हैं सब, और फर्जी बैनामा करा हुआ जाने। वह बैनामा पे इरादा से लड़ाई करनी और वैसे ट्रैक्टर चलाए 3 चल रहे हैं। हमारे लगे फिर रोकवे के मारे गए तो वे ज़्यादा जने तो लाठी चार्ज कर गई छोड़ के, और मेरे बेटा पे तो रविंद्रा ने तो लाठी मारी और ट्रैक्टर जो एक पहले लेकर गया तो दूसरे ऊपर आई आगे। थाना क्षेत्र सोरो के गांव बरौदा में आज जमीन पे कब्जे को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष मानपाल आदि हैं जिनका उस जमीन पे पहले से कब्जा था, उसको जोतते बोते आ रहे थे। गांव के ही एक दूसरा पक्ष है हरिओम आदि, इनके द्वारा उस जमीन का कुछ हिस्सा बैनामा करा लिया गया था, जिसको वो आज कब्जा करने के लिए से ट्रैक्टर चला करके जुताई कर रहे थे, जिसमें मानपाल अमर सिंह आदि उनको जाकर के रोकने लगे। इस पर
हरिओम आदि पक्ष द्वारा इनके ऊपर लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसमें इनको गंभीर चोटें आई हैं और इनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इसमें एक व्यक्ति मानपाल की मृत्यु हुई है। इनका आरोप है कि इस पक्ष द्वारा जो ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया है। इसमें मानपाल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो मजरूह है उनको जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करा दिया गया है। सभी इसमें खतरे से बाहर हैं। इनसे तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इनके लिए गिरफ्तार जमीन के मामले में सब कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कागज रखे हैं सब और फर्जी बैनामा करा हुआ जाने वह बैनामा पे इरादा से लड़ाई करनी और वैसे ट्रैक्टर चलाए 3 चल रहे हैं। हमारे लगे फिर रोकवे के मारे गए तो ज़्यादा जने तो लाठी चार्ज कर गई छोड़ के, और मेरे बेटा पे तो रविंद्रा ने तो लाठी मारी। और वहीं सिविल अस्पताल में पहुंची मशीनों की खेप, फिजियोथेरेपी मशीनों की आमद हो गई। 2023 में ही फिजियोथेरेपी वार्ड विस्तार प्रस्ताव हुआ था पास। अब अस्पताल में फिजियोथेरेपी की सभी मशीनें मंगवा ली गई हैं। फिजियोथेरेपी मशीनों की आमद हो गई। 2023 में ही फिजियोथेरेपी वार्ड विस्तार प्रस्ताव हुआ था पास। अब अस्पताल में फिजियोथेरेपी की सभी मशीनें मंगवा ली गई हैं। शॉर्ट वेव डायथर्मी और लंबर ट्रैकर और सर्वाइकल ट्रैकर मशीनें शामिल हैं। फिजियोथेरेपी मशीनों की आमद हो गई। 2023 में ही फिजियोथेरेपी वार्ड विस्तार प्रस्ताव हुआ था पास। अब अस्पताल में फिजियोथेरेपी की सभी मशीनें मंगवा ली गई हैं। फिजियोथेरेपी मशीनों की आमद हो गई है। 2023 में ही फिजियोथेरेपी वार्ड विस्तार प्रस्ताव हुआ था पास। अब अस्पताल में फिजियोथेरेपी की सभी मशीनें मंगवा ली गई हैं। शॉर्ट वेव डायथर्मी, लंबर ट्रैकर, सर्वाइकल ट्रैकर मशीनें भी शामिल हैं। तो सिविल अस्पताल में पहुंची मशीनों की खेप, फिजियोथेरेपी मशीनों की हो गई आमद। 2023 में ही फिजियोथेरेपी वार्ड विस्तार प्रस्ताव हुआ था पास। अब अस्पताल में फिजियोथेरेपी की सभी मशीनें मंगवा ली गई हैं। फिजियोथेरेपी मशीनों की आमद हो गई। 2023 में ही फिजियोथेरेपी वार्ड विस्तार प्रस्ताव हुआ था पास। अब अस्पताल में फिजियोथेरेपी की सभी मशीनें मंगवा ली गई हैं। शॉर्ट वेव डायथर्मी, लंबर ट्रैकर, सर्वाइकल भी शामिल हैं इसमें। फिजियोथेरेपी मशीनों की आमद हो गई है। 2023 में ही फिजियोथेरेपी वार्ड विस्तार प्रस्ताव हुआ था पास। अब अस्पताल में फिजियोथेरेपी की सभी मशीनें मंगवा ली गई हैं। फिजियोथेरेपी मशीनों की आमद हो गई। 2023 में ही फिजियोथेरेपी वार्ड विस्तार प्रस्ताव हुआ था पास। अब अस्पताल में फिजियोथेरेपी की सभी मशीनें मंगवा ली गई हैं। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आम महोत्सव के लिए बसों का संचालन। आम महोत्सव के लिए कल से चलेंगी 54 सिटी बस। अवध शिल्पग्राम में 12 जुलाई से शुरू होगा कार्यक्रम। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा। तो आम महोत्सव के लिए बसों का संचालन। आम महोत्सव के लिए कल से चलेगी 54 सिटी बस। अवध शिल्पग्राम में 12 जुलाई से शुरू होगा महोत्सव। बसें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चलाई जाएंगी। आम महोत्सव के लिए कल से चलेगी 54 सिटी बस। अवध शिल्पग्राम में 12 जुलाई से शुरू होगा महोत्सव। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही बस चलाई जाएगी। आम महोत्सव के लिए बसों का संचालन किया गया है। राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। आम महोत्सव के लिए कल से 54 सिटी बसें चलेंगी। अवध शिल्पग्राम में 12 जुलाई से महोत्सव शुरू होगा। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक मशीनें चलाई जाएंगी। अवध शिल्पग्राम में 12 जुलाई से शुरू होगा महोत्सव। वहीं बसें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही चलाई जाएंगी।
आम महोत्सव के लिए कल से 54 सिटी बसें चलाई जाएंगी। अवध शिल्पग्राम में 12 जुलाई से महोत्सव की होगी शुरुआत। बसें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही चलाई जाएंगी। इसी बीच एक और खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां पर यूपी में डिजिटल अटेंडेंस पर सख्ती शुरू। 3 दिन उपस्थिति दर्ज न करने पर होगी सख्ती। शिक्षकों के वेतन रोकने के दिए गए हैं निर्देश। आज से डिजिटल अटेंडेंस न दर्ज कराने पर होगी कार्रवाई। शिक्षकों कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर सख्ती। शिक्षकों के विरोध के बीच जिलों में शुरू हुई सख्ती। बाराबंकी और उन्नाव में 3 दिन उपस्थिति दर्ज कराना जरूरी। शिक्षकों का वेतन रोकने का दिया गया निर्देश। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों का जो विरोध है वो पहले दिन से ही देखने को मिल रहा था, लेकिन अब इस पर सख्ती करते हुए प्रशासन ने 3 दिन उपस्थिति दर्ज न करने पर वेतन काटने के भी निर्देश दिए हैं। क्या इसका भी शिक्षक जो है वो विरोध करते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नई नियमावली के तहत जो है शिक्षक में अटेंडेंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट रखा गया था कि जो भी शिक्षक होंगे उनकी ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई जाएगी। हालांकि इसका लगातार जो है विरोध देखने को मिला है और इस विरोध के चलते हुए कई जिलों में जो है धरना प्रदर्शन करने देखने को मिला है। लेकिन अब ये कहा गया है कि 2 उन्नाव और बाराबंकी के जो बीएसए हैं उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि अगर 3 दिन अटेंडेंस अगर नहीं लगती है तो उस पर सैलरी काटी जा सकती है आपकी। तो इस तरीके का लगातार अब जो सख्ती है वो देखने को मिल रही है। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस ऑनलाइन अटेंडेंस की प्राथमिकता को बढ़ाया जाएगा, और क्योंकि लगातार बीएसए लगातार ऐसे निर्देश जारी कर रहे हैं। वहीं लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ के भी बीएसए ने आदेश जारी किया है कि सभी खंड शिक्षा अधिकारी जो है जाकर के निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे और हर दिन की अपडेट जो है वो बीएसए को देंगे हर स्कूलों की। तो इस तरीके के आदेश अब जारी हो रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि ऑनलाइन अटेंडेंस प्रक्रिया में जिसका विरोध हो रहा था उस पर अब जो है सरकार की तरफ से या कह सकते हैं कि विभाग की तरफ से सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यूपी में डिजिटल अटेंडेंस पर सख्ती की शुरुआत जो है वो की जा रही है। 3 दिन उपस्थित न रहने पर, डिजिटल अटेंडेंस न लगाने पर वेतन काटने के भी निर्देश दिए गए हैं। और इसी बीच राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से बताएंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। नीट यूजी में धांधली नहीं हुई, केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है। कहा कि दोबारा परीक्षा कराए जाने की कोई जरूरत नहीं। वायरल टेलीग्राम वीडियो को भी बताया फर्जी। दोबारा परीक्षा कराए जाने की कोई जरूरत नहीं। टेलीग्राम वीडियो को भी बताया गया है फर्जी। वायरल टेलीग्राम वीडियो को फर्जी बताया है। 2024-25 के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होगी। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है हलफनामा। नीट यूजी में धांधली नहीं हुई, केंद्र सरकार की ओर से कहा गया। और केंद्र सरकार ने कहा कि दोबारा परीक्षा कराए जाने की जरूरत नहीं। वायरल टेलीग्राम वीडियो को भी फर्जी बताया है। केंद्र सरकार ने कहा कि दोबारा परीक्षा कराए जाने की कोई जरूरत नहीं। वायरल टेलीग्राम वीडियो को भी बताया है फर्जी। 2024-25 के लिए स्नातक सीटों के लिए होगी काउंसलिंग प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह से होगी शुरू। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। नीट यूजी में धांधली नहीं हुई, केंद्र सरकार की ओर से कहा गया। कहा कि दोबारा परीक्षा कराए जाने की कोई जरूरत नहीं है। वायरल टेलीग्राम वीडियो को भी फर्जी बताया गया है। खबर आपको मेरठ से बताते हैं, जहां पर घर के रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद। दबंगों ने घर में घुसकर महिला की मारपीट। दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की बात सामने आ रही है। दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की। मारपीट में दोनों पक्षों के लोग हुए घायल। मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुटी। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। जिला अस्पताल में घायलों का चल रहा है इलाज।
दोनों पक्ष के लोगों ने थाने पहुंचकर दी तहरीर। थाना लोहियानगर क्षेत्र के घोसीपुर का पूरा मामला बता रहे हैं। खबर मेरठ से। घर के रास्ते को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट और तोड़फोड़। मारपीट में दोनों पक्षों के लोग हुए घायल। मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुटी। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। जिला अस्पताल में घायलों का चल रहा है इलाज। तो दोनों पक्षों के लोगों ने थाने पहुंचकर तहरीर दी है। रास्ते को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसके बाद दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। मेरठ से खबर। घर के रास्ते को लेकर हुआ विवाद। दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। आज घटनाक्रम ये हुआ है, बालक गए थे, इन्होंने जाकर जैसे ही गेट खोला उन्होंने एकदम आते के साथ ही मारपीट कर दिया, पथराव कर दिया। जिस शुरू उनको इस पर तुम्हें निकलने नहीं देने के। 50 साल का हमारा बहनामा स्टे ऑर्डर कोर्ट से हमने ले रखा, फोर्स के ऑर्डर कोर्ट से हमने ले रखे, और फिर भी हमें नहीं निकलने दे रहे, फिर भी हमें रोक रहे हैं, मारपीट हमारी गाल कर रहे हैं। सूचना दी आपने? थाने में सूचना हमने कोई अधिकारी नहीं छोड़ा जिसे हमने इस चीज़ की सूचना ना दे रखी है, एप्लीकेशन ना दे रखी। तो आपको बता दें कि पूरा मामला मेरठ से सामने आ रहा है, जहां पर घर के रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है और जिसके बाद दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। फिलहाल दोनों पक्ष थाने पहुंचकर अपनी अपनी तहरीर दे चुके हैं। और देश की बात में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।